What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Star Lover Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 14 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताऊंगा, फ्री वाइन फाउंटेन यानी कि दारू जो है वो फ्री में मिल रही है इटली के अंदर में। ठीक है, तो जिसको लगता है कि ये तो यार हमारे देश में होना चाहिए था, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी न्यूज आप लोगों को बताऊंगा। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको जानकर आप लोगों को कुछ लगेगा है, कुछ डिफरेंट आज जाना है। ठीक है, बाकी काफी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा। दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहले एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। बहुत ही उम्दा डिस्कशन रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा न्यूज़पेपर डिटेल में कवर करूंगा और खासकर बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो प्रीलिम्स आप लोगों का आ रहा है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। यानी कि कुछ आप लोगों के रिविजन्स के पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या क्या डिस्कस करेंगे एक ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एडिटोरियल बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, क्वाड के बारे में है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, नहीं डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स के आर्टिकल आप लोग छोड़ सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। फेडरलिज्म के बारे में समझेंगे, संघवाद का ढांचा क्या है, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात की जा रही है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर साउथ इंडिया में कर्नाटक की पॉलिटिक्स है, इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पर रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में कैसे हमारी कंट्री की रिकवरी हो रही है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके ऊपर भी एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को बता दूंगा। वैसे तो ये ऐसी चीजें हैं यार, देखो आप लोगों को हर 2 महीने में देखने को मिलती रहती है, हर 3 महीने में। ठीक है, जब जब यहाँ पर कोई रिपोर्ट आ गई या फिर यहाँ पर जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रस्तुत कर दी तो ये तिमाही इस तरीके से, या फिर कोई रिपोर्ट आ गई, तो ये सारी चीजें आप लोग इग्नोर कर इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा अगर आप लोग रख लेते हो तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इग्नोर भी कर दोगे ऐसे आर्टिकल को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां कहां पर कितने डोज हम लोग दे चुके हैं, तो ये बातें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी आंसर राइटिंग में, तो इसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। 3 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने, इनको हम लोग देखेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर फेडरलिज्म के बारे में जैसे मैंने बताया, तो डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं सारी बातें एक एक कर। क्वाड के बारे में आर्टिकल है वो हम लोग देखेंगे काफी अच्छे से। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं कवर करूंगा जो कि एक्स्ट्रा होगा आज आप लोगों के लिए, वो है यहाँ पर काफी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि जेल की कंडीशन कैसी है, तो ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकल होगा आप लोगों के लिए। यानी कि एडिटोरियल में टोटल 5 एडिटोरियल में कवर करने वाला हूं आज, जिससे कि आप लोग काफी फायदा होगा। और इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होंगी जो कि प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट होगी। एनसीआरबी क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो कई सारी और भी रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वो भी आप लोग को जानने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोग चलेंगे न्यूज एनालिसिस की ओर। वहां पर हम लोग बात करेंगे, गोवा के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा आईपीएल के बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। इसी के साथ में अभी यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा हमारे कुछ और मछुआरों को पकड़ लिया गया है, उसी के ऊपर आर्टिकल है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को उसके बारे में भी दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। एनजीओ और एफसीआरए के बारे में कुछ बात की जा रही है, इसको हम लोग समझेंगे। इसी के साथ में स्कूल खोले जा रहे हैं, तो बधाई हो जो भी वेट कर रहे थे उनके लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर पीएमएलए के बारे में कुछ बात की जा रही है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेक के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ बात करेंगे। बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है वो भी थोड़ा समझेंगे, कौन कौन किस तरीके चीजों को लेकर रो रहा है वो समझेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के सामने है बेसिकली जो सुडोकू, आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। 2 दिन के आंसर है यहाँ पर। इसी के साथ में दिशा और यहाँ पर हर्षिता के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इनको भी आप लोग देखेगा। एसएलवी कमांडो है जो रेगुलर आंसर देते हैं अच्छे से, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर होंगे, और बाकी जो 5 वोकैबुलरी जिन पे आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। यानी कि काफी शानदार उम्दा ये डिस्कशन रहने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं कि एंड तक देखेगा, आप लोगों का सुनकर मजा आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया, समय को भी इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय का धन नष्ट न करे। देखिए धरती पे ना कोई कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो आज की डेट में, वो हमेशा चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, हमेशा हर एक इंसान के पास में 24 आवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर 1 घंटा आप लोग डेली अपनी जिंदगी में से बर्बाद करते हो तो आप लोग ये मानकर चलिए कि आप लोग लगभग मोटे मोटे तौर पर आप लोग 10 दिन जो है 1 साल के आप लोग बर्बाद कर देते हो। ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा बैठेगा शायद आई थिंक, तो आप लोग इसको काउंट करके देखिएगा कि अगर 1 घंटा आप लोग यहाँ पर डेली बर्बाद कर रहे हो, या फिर आप लोग डेली के 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो, तो लगभग 45 दिन आप लोग अपने 1 साल के बर्बाद कर देते हो। तो ये हर एक इंसान के साथ में, तो आप लोग बोलते हैं 1 घंटे में क्या बिगड़ रहा है, डेली 1 घंटा करने से क्या चीजें हो जाएंगी, तो ये इसको आप लोग जब काउंट करोगे ना ढंग से, तो आप लोगों को उसकी ग्रेविटी समझ में आएगी कि 1-1 घंटे की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसलिए कभी भी अपने टाइम को वेस्ट न करें, क्योंकि टाइम का बर्बादी आप लोग इनडायरेक्ट वे में बोले
तो ये सबसे खतरनाक बर्बादी है, इसको आप लोग कभी रिकवर नहीं कर सकते। और खासकर जब आप लोग एग्जाम पास में हो तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करो 2 से 2.5 या 3 घंटे मैक्सिमम आप लोग ऑनलाइन बिता लो, बाकी सारी चीजें जो है अपने आप खुद से ट्राई करो, खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी एग्जाम जितना पास में आता रहेगा उतनी ही ज्यादा है आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जो आप लोगों को डाइवर्ट करेंगी। तो उनसे बचाकर अपने टाइम को सही डायरेक्शन में लगाइए, वरना जिंदगी भर परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे और कोई सॉल्यूशन निकलकर आप लोगों के सामने नहीं आएगा। तो अपने आप को समझो कि कहाँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, सिलेबस आप लोगों के सामने होना चाहिए, सिलेबस के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है किस तरीके से सिलेबस, और इसी के साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने होने चाहिए। उसके बेस पर देखो कि पढ़ाई कैसे लेकर चलनी है। तो यार थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करो, वरना फालतू में परेशान होते फिरोगे कि यार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो इस तरीके से चीजों को देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना टाइम वेस्ट करते हुए नजर आओगे बहुत ज्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट के बारे में या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में ऐसे या फिर आंसर राइटिंग लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए, तो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग आप लोग एक कोटेशन यूज कर सकते हैं। बान की मून साहब के द्वारा यहाँ पर ये कोटेशन बोली गई है, और कई बार आप लोगों से कोटेशन जो होती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ ली जाती है। बात क्या की जा रही है, क्लाइमेट चेंज डज नॉट रेस्पेक्ट बॉर्डर, यानी कि ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज हो गया वो पाकिस्तान में होगा बस इंडिया में होगा, या फिर यूएसए में होगा, चाइना में होगा, नहीं। तो यहां पर बॉर्डर को रेस्पेक्ट नहीं करता है। इट डज नॉट रेस्पेक्ट हु यू आर, यानी कि आप लोग एक अमीर हैं, रिच या फिर एक गरीब हैं, या फिर बड़े हैं या फिर छोटे हैं, वो किसी को यहां पर चेक नहीं करता है। इसी के साथ में देयरफॉर दिस इज व्हाट वी कॉल ए ग्लोबल चैलेंज, यानी कि एक तरीके ग्लोबल चैलेंज है, यानी कि एक दुनिया के लिए चुनौती है, ना कि एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर अमीर और गरीब के लिए कोई चुनौती है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ग्लोबल सोलिडेरिटी, यानी कि विश्व में सबको एक साथ में एकजुट होकर साथ में आना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये बात बोलेगी बान की मून साहब के द्वारा। तो अगर कहीं पर लिखने के लिए आ जाए एनवायरमेंट के बारे में, तो एक अच्छी कोटेशन है यहाँ पर, तो एक अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं अगर इसका आप लोग यूज करोगे। जैसा मैंने बोला था, डेली आप लोग कोई ना कोई एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी दिया करूंगा, तो जाकर मैप में आप लोग उसको निहारा करिए, ताकि लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाए। बात की जा रही है यहाँ पर ryukyu द्वीप के बारे में, इसको जाकर आप लोग निहारेगा कहां पर है ये ryukyu आइलैंड, जिससे कि आप लोग इसको देख सकें, ठीक है। पैसिफिक ओशन में है वैसे पर, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये देखना है किससे बिलोंग करता है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखिएगा जाकर आप लोग, ठीक है। तो चाइना का है यहाँ पर, ये जापान का है, साउथ कोरिया का है, या फिर फिलीपीन का है, किसका है आप लोग यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में, तो ये कहां पर सिचुएटेड है, बाल्टिक सी में, कैस्पियन सी में, ब्लैक सी में, या फिर मेडिटेरेनियन सी में। तो इसको भी आप लोग जाकर देखिएगा, फिर इसके बारे में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। बात की जा रही है यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो वंदे भारत ट्रेन, जिसको आप लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर ये एक तरीके से जो ट्रेन 18 है यहाँ पर, ये एक तरीके से दिस ट्रेन जो है डब्ड की गई एज ए ट्रेन 18, यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसको बोला जाता है, पहले इसको ट्रेन 18 बोला जाता था। दूसरा यहाँ पर फर्स्ट वंदे भारत जो है वो मैन्युफैक्चर की गई यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो यहाँ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कोलकाता के अंदर में, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि ये डिजाइन की गई इंडिजिनसली, यानी कि हमारे द्वारा डिजाइन की गई अपने आप, और यहाँ पर एक तरीके से सेल्फ प्रोपल्ड ट्रेन है यहाँ पर ये। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। ये सारे ऑलरेडी टॉपिक जो है मैं शाम को जो 8:30 बजे वीडियो आती है उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और कल की वीडियो किस किसी ने देखी, बहुत ही सारी आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए बहुत डिटेल में, कई सारे टॉपिक्स आप लोग कवर हो जाते हैं अगर प्रॉपर वे में आप लोग एग्जाम की सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे मैं पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस करता हूं, और यहाँ पर कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूं, तो स्टैटिक और करंट के साथ में कवर कराता हूं। तो दोनों वीडियो जो है वो आप लोग की स्टडी का अगर पार्ट रहेंगे तो बहुत ही एक इफेक्टिव और कंबाइंड स्टडी आप लोग की देखने को मिलेगी। तो दोनों वीडियो को आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर चलिए, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों से वो क्वेश्चन ना छूटे, और प्रॉपर वे में अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन लेकर चल सकें, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे ही दिन की स्टार्ट आप लोग करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, तो कोशिश किया करो कि अपना एक प्लान बनाया करो, और शाम तक उस प्लान को अचीव करने की कोशिश किया करो कि कितना अचीव किया, ये आप लोग जरूर चेक किया करो। तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे, और अपनी इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज भी आप लोग कर पाओगे। तो ये आप लोग को जरूर करना है, और रेगुलरली करना है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और एक दिन छोड़ दिया। जो रेगुलर बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं उनको किस तरीके से वो रेगुलर लगे हुए, आप भी इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, ओके। दोस्तों नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा शादी विवाह के अंदर कि यार उसने ना शादी में दारू की बारिश करवा दी, सुने होगे ना ऐसी बातें।
पर लेकिन एक डिफरेंट तरीके से कहीं जब रिलीजियस आप लोग प्लेस पर जाते हैं और वहां पर अगर उसको रिचुअल की तरीके से देखा जाए तो कैसे रहेगा। यहां पर हम लोग बात करें इटली के बारे में। इटली के अंदर एक जगह जिसका नाम है ओटोना। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इंसान जो है एक जगह से चलकर वहां पर लंबी एक दूरी तय कर कर यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचता है तो उसे प्रसाद के तौर पर यहाँ पर वाइन मिलती है। और ये वाइन जो रहती है यहाँ पर 24 आवर फ्री प्रोवाइड करा जाती है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब रोम से लेकर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है यहाँ पर ओटोना तक यहाँ पर पहुंचता है तो उसको ये एज ए प्रसाद के तौर पर यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर ये मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर कोई भी आए उसको यहाँ पर वाइन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ऐसी भी इंटरेस्टिंग लोकेशन दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलती है। सोचो अगर अपने देश में पता चल जाए किसी को, यहाँ पर आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर सिचुएशन देखी होगी, और किसी को पता चल जाए कि इस तरीके से दारू बेची जा रही है और वहां पर फ्री में मिल रही है, तो सोचो कि क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग मतलब मुझे सोचकर भी बड़ी ही एक तरीके से मतलब बनी डिफरेंट सी एक खुशी सी हुई। मैंने कहा देखो यार क्या मतलब एक अलग ही तरीका पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब अपने देश के साथ में कंपेयर करते हैं और उसको उन्हें कहते हैं इमेजिन करना, चीजों को सोचना। तो मुझे बड़ा ही एक अजीब सा माहौल देखने को मिला। मैंने कहा लोग वो है लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं दारू लेने के लिए, तो वाली फीलिंग है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों से ऐसी चीजें जो हैं वो आप लोगों से खासकर अगर बात करें कहीं पर भी पूछी जा सकती हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लीजिए, मेंस की बात कर लीजिए, इंटरव्यू की बात कर लीजिए, वहां पर भी आप लोगों से पूछ लेंगे। अगर आप लोग बेसिकली यहाँ पर नहीं, कई बार ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है आप लोगों का जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो ऐसी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। हमारा जो देश है ना उसके अंदर आज के डेट में आप लोगों को 28 स्टेट देखने को मिलेंगे। तो 28 स्टेट है, एक साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक साइड में स्टेट गवर्नमेंट है, और कुछ यूनियन टेरिटरी भी है जिसके पास में खुद के चीफ मिनिस्टर है। जैसे कि 2 यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। एक तो है यूटी जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली, हमारी कंट्री की एक तरीके से सेंट्रल जो कैपिटल बात करते हैं, और दूसरी यूटी आप लोगों को देखने को मिलेगी पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी भी कई बार बोलते हैं। तो यहां पर ये नजर आएगा कि दोनों के पास में सीएम है, और तीसरी अभी क्रिएट होने जा रही है J&K, जहां पर खुद का सीएम हुआ करेगा। तो ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हो जाएंगी आज के डेट में जिनमें खुद के सीएम है, और 28 स्टेट। तो कई बार क्या होता है अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और पावर की होती है और स्टेट गवर्नमेंट किसी और पावर की होती है, तो दोनों के बीच में रस्साकसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जरूरी है यहाँ पर कि एक प्रॉपर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, मिलकर काम करे, ऐसा नहीं कि अपनी अपनी दादागिरी चलाए। और हमारे संविधान को भी आप लोग उठाकर देखोगे कुछ ऐसे ओकेजन है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है, पर लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहां पर सर्वोपरि है और किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एक शब्द यूज किया गया जो कि काफी बेहतरीन लगा मुझे पर्सनली, यहाँ पर कोऑपरेटिव टू द यहाँ पर कॉम्बेटिव, यानी कि फिलहाल जो है यहाँ पर इस आर्टिकल में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया प्रेजेंट गवर्नमेंट का कि उसने क्या कर दिया है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ करता था जिससे मिलकर काम किया करते थे, इन्होंने कॉम्बेटिव यानी कि लड़ाकू फेडरलिज्म बना दिया है, संघवाद का ढांचा जिसमें लड़ रहे हैं सेंट्रल स्टेट काफी लार्ज स्केल पर। और खासकर प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट जब से पावर में आई ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि फुल मेजोरिटी के साथ में तो अपनी दादागिरी चला सकता है इंसान, फुल मेजोरिटी के साथ में हो। तो चाहते हैं अगर कंट्री को सही डायरेक्शन में लेकर चलना तो सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री जो है वो सही डायरेक्शन में चलेगी। और वही होगा सही तरीके से एक फेडरलिज्म, यानी कि कॉम्बेटिव लड़ाकू फेडरलिज्म नहीं चाहिए, संघवाद का ढांचा लड़ाकू नहीं होना चाहिए, मिलकर काम करने वाला होना चाहिए। सेंटर और स्टेट जो है उसमें इक्वल पावर है। यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी संविधान में ये लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे, यहाँ पर बेसिकली यानी कि उसका एक तरीके से सब पार्ट रहेगा। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में इसलिए अलग से चीफ मिनिस्टर दिया गया, अलग से वहां पर गवर्नर दिया गया, प्रॉपर पावर यहां पर दी गई है। अगर संविधान के अंदर जाकर आप लोग एक बार झांकोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 लिस्ट प्रॉपर प्रोवाइड कराई गई है संविधान के। कौन से शेड्यूल में? याद रखिएगा 7वें शेड्यूल में आप लोगों को ये लिस्ट देखने को मिलेगी। तो जो ये लिस्ट 7वें शेड्यूल में है इसमें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहां पर अगर ढंग से आप लोग इनको देखोगे तो सेंट्रल लिस्ट के लिए अलग से पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, इन सब पर आप लोग कानून बना सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है यहाँ पर, और स्टेट गवर्नमेंट को अलग से पावर दे रखी है। एग्रीकल्चर हो गया या फिर जेल के मुद्दे हो गए, जैसे कि प्रिजनर के बारे में एक आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लोकल गवर्नमेंट होगी, शराब के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही जीएसटी हटा तुरंत यहाँ पर सारे राज्य के अंदर लाइन लग गई। क्यों? क्योंकि राज्य का काफी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर क्रिएट होता है। और तीसरी लिस्ट है यहाँ पर कॉन्करेंट, जिसको समवर्ती सूची आप लोग बोलते हैं। सेंटर स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, पर लेकिन अगर सेंटर ने यहाँ पर पहले कानून बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये बातें यहाँ पर समझिए आप लोग। बेसिकली हमारा संविधान जो है वो पावर को डिवाइड करता है, पर लेकिन जैसे नेशनल इमरजेंसी लगे कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं
जहां पर पावर दे दी जाती है। तो राइटर कुछ उदाहरण देकर यहां पर समझाने की कोशिश करें कि आज के डेट में प्रेजेंट टाइम पर जो सबसे खतरनाक चीजें देखने को मिल रही है उसमें इनके द्वारा कई उदाहरण दिए गए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो उदाहरण तो एज एग्जांपल के तौर पर आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इनके द्वारा बात की गई यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर रूल 1954 में चेंज करने की बात की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या मतलब हो गया? इसमें यह मतलब हो गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से अगर यहां पर कोई भी यहां पर पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर हो गया, अगर उसको चाहता है सेंटर बुलाना अपने पास में, तो सेंटर को उसमें ज्यादा पावर दी जा रही है कि वो वहां से उसको मिला सकता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे जो कि आज के डेट में जो ऑफिशियल है उनकी रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करने के लिए। तो ये जो अभी चेंज करने जा रहे हैं उसमें क्या है, आज की डेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आज की डेट में ट्रेन करती है जो आप लोगों की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, और फिर स्टेट में स्टेट कैडर उनको मिल जाता है। ये पूरा पैटर्न आप लोगों ने समझा। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, फिर आप लोगों की ट्रेनिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, और फिर स्टेट गवर्नमेंट में पोस्ट कर दिए जाते हो। पर लेकिन टाइम टू टाइम यहां पर आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे बुलाती रहती है। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि कम से कम यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पूर्ति होती रहे कि हाँ भाई साहब हमको भी रिक्वायरमेंट है, हमारे यहां पर भी चीजें जो है चलती रहनी चाहिए ताकि यहां पर प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर में। पर लेकिन जो एक पैटर्न होना चाहिए जाने का, वो यहां से स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पर उतने ऑफिसर्स नहीं भेजे जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार दादागिरी दिखाने लगती है। तो उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट दादागिरी दिखाए भी तो उसकी इतनी चलती नहीं है। ऐसे रूल्स हैं। अगर ये 1954 की कैडर पॉलिसी में रूल करते तो किसी भी स्टेट से अगर बोल दें यहां पर कि यहां पर सेंट्रल ने ये इंसान चाहिए यहां पर, तो वो वहीं रहेगा, वो एक तरीके से तुरंत वहां पहुंचेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसा अगर चेंज कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पनपता हुआ सही तरीके से नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो ये बोला गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखने को मिल रहा है, अभी अगर आज के लिए आप लोग बात करें कई सारे राज्य को उदाहरण दिए गए। जैसे एक तो इनके द्वारा उदाहरण दिया गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल लगाया 2016 में, काफी बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिली। वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था प्रेसिडेंट रूल लगाने का। फिर यहां पर कोर्ट जो है वो इंटरवीन करता है, सारी चीजें वो देखने को मिलती है। सेम कंडीशन आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली थी। तो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे ही काम किया गया। ठीक है, इसी के साथ में नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर में अभी यहाँ पर एलजी को यूज करके कुछ ऐसे ही काम किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे कई सारे एरिया में आप लोगों ने देखा वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर 2 दिन रिटायरमेंट के बच्चे हुए थे वहां पर सेक्रेटरी के, तो उनको वहां पर बुलाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो उसने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो वो दिक्कतें देखने को मिली। सीबीआई का जो दंगा वहां पर देखने को मिला बेसिकली वहां पर कोलकाता के अंदर में, तो वो सारे इशू बोले गए यहाँ पर। यानी कि राइटर जो है उदाहरण दे रहे हैं, एनआईए को यूज किया जा रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यूज किया जा रहा है। तो जो फेडरलिज्म जैसा हुआ करता था वैसा फेडरलिज्म न रहकर आज के में एक कॉम्बेटिव फेडरलिज्म हो गया है। तो ये सही नहीं है। नॉर्मली हमारा फेडरलिज्म कैसा बोला जाता है, एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि कई बार आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, क्वेश्चंस में भी देखा होगा, अगर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हैं प्रॉपर वे में। नाम है इनका केसी वेयर। केसी वेयर ये बोलते हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो यहाँ पर क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का। मतलब क्या है, मतलब यहां पर कि प्रॉपर फेडरलिज्म भी नहीं है और प्रॉपर यूनिटरी भी नहीं है, उसके बीच का हमारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक इंटरमीडिएटरी है हमारा फेडरलिज्म, जिसमें स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं, और एक अच्छे यूनिटरी फीचर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे कई बार। जैसे कि जीएसटी के बारे में आप लोग बात करते हैं, टैक्स लगाने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर कल को एक तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सेंटर की चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार बोलता है कि हमारा फेडरलिज्म तो है पर लेकिन झुका हुआ है सेंटर की ओर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन फिर भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हाँ स्टेट जो है वो सेंटर के अंडर में आते हैं। तो प्रॉपर एक हमारे कंट्री में एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोई नेशनल क्राइसिस आ गया, तब तो हम लोग यूनिटरी बन जाते हैं, जब तो हम लोग फेडरल नहीं रहते हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखो तो एक सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जिसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और इवन अगर आप लोग आज के डेट में हमारे देश में जब शेड्यूल्स आप लोग देखोगे तो वहां पर ही प्रॉपर चीजों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट शेड्यूल हो गया यहाँ पर, तो यूनियन स्टेट की सारी यहाँ पर बता रखी है कौन कौन सी टेरिटरी है, सारी चीजें। सेकंड शेड्यूल के अंदर आप लोग जाएंगे तो अलग अलग पावर्स बता रखी है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली क्या क्या अलाउंसेस यहाँ पर मिलने चाहिए प्रेसिडेंट गवर्नर को, वो सारी बातें समझा रखी है। थर्ड में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर फंक्शंस बता रखे हैं, ओथ लेने कैसे कैसे ओथ ले सकते हैं। फोर में यहाँ पर एलोकेशन सीट है राज्यसभा के अंदर में। फिफ्थ में यहाँ पर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है। सिक्स्थ में आप लोग बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली शेड्यूल ले रखे हैं फिफ्थ में। और सिक्स्थ में यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एटीएम के अंदर मनी नहीं है। तो यहाँ पर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो यहाँ पर किस तरीके से ट्राइबल एरिया को लेकर चलना है। और सातवां शेड्यूल जो मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो ये पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि हमारा देश का फेडरलिज्म कैसा है। इसको समझकर आप लोग चलिएगा तो सारी बातें आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो यही बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई। फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव बोलने की कोशिश की जा रही है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए, वरना देश के अंदर दिक्कतें देखने को मिलेगी। बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आएगी। जो एजेंसीज होती है उनका ढंग से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है,
तो ये पूरा आर्टिकल था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, माइंड में क्लियर होना चाहिए चीजें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल इसके बारे में। हम सब देकर बता सकते हैं, कोई भी कहीं पर कंफ्यूजन हो, जो भी आप लोग को लगे कि हाँ यहाँ पर ये दिक्कत है, या फिर क्या क्या फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी रखकर चलेगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे क्वाड के बारे में। देखिए क्वाड के बारे में ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ना, इससे पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा आप लोग के माइंड में। बोला गया द क्वाड रिमेन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि एक ग्रुप है यहाँ पर फ्रेंड्स का, तो क्वाड रिमेन्स ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मेनी थिंग्स बट नॉट कॉमन एनिमी, यानी कि बहुत सारी चीजें वो एक दूसरे के साथ में शेयर तो करते हैं क्वाड में, पर लेकिन उनके दुश्मन जो है वो अलग अलग हैं। ये पूरी लाइन जो है पूरा आर्टिकल का एक तरीके से निचोड़ है यहाँ पर। ये समझेंगे कैसे, तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। क्वाड के अंदर कौन कौन देश आता है आज के दिन में? सबसे पहले तो अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहाँ पर इंडिया, फिर हो गया यहाँ पर जापान, फिर हो गया यहाँ पर यूएसए, और फिर हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड जो है वो मानता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को उसमें कैसे शांति बना के रखनी है, उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया। पर चाइना बोलता है कि ये मेरे सर पर नाचने वाला, तांडव करने वाला छोटा सा नेटो है, ये रियलिटी में नेटो का एक्सटेंडेड वर्जन है। चाइना कई बार ऐसी बातें उठाता है, पर लेकिन रियलिटी में देखो तो क्वाड जो है काफी प्रोडक्टिव है, अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए एक तरीके से, तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो क्वाड की बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप लोगों से पूछी जा सकती है बेसिकली अगर प्रीलिम्स में बात करें, और इसी के चलते क्वाड जो है अभी फिलहाल क्या हो रहा है उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बने तो आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो पूरा प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ से डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वाड के बारे में अगर आप लोगों से जानने को मिले कि फिलहाल आखिर क्यों न्यूज में है, तो इसलिए न्यूज में क्योंकि अभी मेलबर्न में यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मिले और यहाँ पर बैठक हुई क्वाड की, और ये मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक थी, यानी कि यहाँ पर लीडर नहीं मिले, मिनिस्टर मिले। अगर लीडर की बात करें तो आगे अभी मिले टोक्यो में देखने को मिलेगा लेटर दिस ईयर, वहां पर एक पॉजिटिव एजेंडा क्या होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, वो निकल कर आएगा। पर फिलहाल आज की डेट में भी वैक्सीन के ऊपर काम करते हैं कि हाँ लोगों को दवाइयां मिलनी चाहिए, सारी की सारी कंट्री काम कर रही है कि हाँ इतनी इतनी दवाइयां मिलनी चाहिए, और खासकर मेड इन इंडिया, और फंडिंग की जा रही है यूएसए के द्वारा, और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम ऑस्ट्रेलिया और जापान के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी लार्ज स्केल पर उन लोगों को दवाई प्रोवाइड कराना जहां पर दवाई नहीं है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन के बारे में बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से क्लीन एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए। क्वाड का जो विजन है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है, और 5G के मुद्दे पर आप लोगों को मैंने बताया भी था कि आज के दिन में क्वाड किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के बारे में बात की जाती है, जहां पर भी कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो वहां पर मोर इफेक्टिवली प्रैक्टिकल सपोर्ट आप लोगों को क्वाड की देखने को मिलती है। तो यानी कि क्वाड की जो चारों की चारों कंट्री है, क्वाड का मतलब होता है चार कंट्री मिलकर जो काम कर रही है, ये सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है बहुत सारी चीजों की, पर लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर ये मिलकर काम नहीं कर पा रही है। हालांकि अगर बात करें ये सारे जो मुद्दे मैंने बताए, इसमें इंडिया का मुद्दा ऐड हो जाता है, वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारी साइड में टेररिज्म फैलाया जाता है, किसकी साइड से? नॉर्मली पाकिस्तान की साइड से हमारे कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर टेररिस्ट एक्टिविटीज फैलाई जाती हैं, खासकर जम्मू और लद्दाख वाले रीजन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में इंडिया जो है इसको भी ऐड कर देता है कि टेररिज्म को भी लेकर चलो भाई साहब, इसको पीछे नहीं छोड़ना है, हम तो सबसे ज्यादा इसी से परेशान है यार, तुम इसी को छोड़ दे रहे हो यार, ये गंदी बात है, ठीक है। तो मत करो हमारे साथ गंदी बात, आप लोग इसको फॉलो करके चलो, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर क्वाड के बारे में आप लोग बात करते हैं तो क्वाड जो है वो अवॉइड करता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एक तरीके से जब बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से मिलिट्री ग्रुपिंग है, हम एक तरीके से ऐसा नहीं है, हम लोग एक तरीके से एक नॉर्मल ग्रुप है जो कि एक मिलिट्री के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। पर लेकिन चाइना तो ये बोलता है कि तुम लोग तो यार मिलिट्री कैटेगरी में हमको टैकल करने के लिए बने हुए हो, बेसिकली साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखा रहे हो, तो चाइना के मन में खौफ क्रिएट करने का ये सही तरीका है, और इससे चाइना थोड़ा सा दब भी रहा है आज की डेट में। उन्हें कहते हैं कि इतना डर अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, तो वही चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि अभी म्यांमार जो है वहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है। 1 फरवरी को मिलिट्री रूल लगा था 2019 में, अभी 1 फरवरी जा चुकी है और हम लोग खड़े हैं आज के में 14 फरवरी। अरे हाँ, आज तो आप लोग की 14 फरवरी भी है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर बता देना कल 14 फरवरी को जिनके पास में गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर बॉयफ्रेंड नहीं है उसके बारे में कुछ बोल दिया करो। यार देखो, अगर आज के टाइम में बात करें, ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी चीज को सेलिब्रेट करो, उसमें कोई दूसरी चीज होनी चाहिए। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर बोल तो एक बच्चा उसके नीचे कमेंट कर रहा था कि गांधी जी नहीं है फिर भी गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हो ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो इसका मतलब आप लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करोगे। सेलिब्रेट करो अच्छे से। ऐसा थोड़ी ना अपने घर वालों के साथ में सेलिब्रेट करो अच्छे से, दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको उस तरीके से मत देखो, किसी चीज के साथ में बांध के मत रखो उसको, ठीक है। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ठीक है, एंजॉय करो अपनी चीजों को, नहीं है मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रिलैक्स रखो अपने आप को, इन सब चक्करों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो भी, और लाइफ में एक बार सेटल हो जाओगे ना, ये सारी चीजें फिर जिंदगी भर आप लोग एंजॉय करते रहना, जो भी आप लोग का मन करे, कोई नहीं रोकने वाला है। जहां पर आप लोग के विचार मिले किसी के साथ में, आप लोगों को किसी के साथ में रहना है, अब आगे चलकर आप लोगों को शादी करनी है, ये सारी चीजें एक बार कैरियर तो सेट करके देखो, फिर ये सारी चीजें एक साइड में आप लोगों को नजर आएंगी।
ये एक तरीके से थोड़ा एक नहीं, जो एज का फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलता है उसकी वजह से चीजें रहती हैं, तो इनको थोड़ा साइड में करके आप लोग चल सकते हो फिलहाल के टाइम पर, और एंजॉय करो, हैप्पी रहो। इसका मतलब थोड़ा ना कि यही चीजें खुश रहने का दुनिया भर के रीजन मिल जाएंगे आप लोग खुश रहने के, आंखें खोलकर देखो तो सही, आसपास में सारी चीजें नजर आएंगी। ठीक है, बात करें यहां पर अभी म्यांमार के मुद्दे पर, देखिए इंडिया जो है वो ज्यादा बोलता नहीं है। रीजन क्या है, पड़ोसी देश है और हमारी कंट्री के 4 राज्य यहां पर इसके साथ में टच करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। अभी किसी स्टेट का एग्जाम था शायद, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन शेयर किया गया था कि सर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि म्यांमार के साथ में कौन कौन बॉर्डर टच करता है, तो आते हैं भाई साहब, आएंगे ही, इतने दिनों से न्यूज में और हजारों बार बता चुका हूं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर इंडिया ने बोला कि यहां पर इतना तो बोला कि हाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए, यहां पर रिस्टोरेशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पर लेकिन दूसरी साइड में यहां पर ये दुनिया के साथ में खड़ा नहीं मिला, इनके क्वाड के दूसरी कंट्री के साथ में खड़ा नहीं मिला, उन्होंने बोला सैंक्शन लगा दो, तो ये बात पर इंडिया पीछे हट गया कि सैंक्शन नहीं लगाने, यानी कि इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग की लाइन में बोला ना कि कॉमन बहुत सारी चीजों पर मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन जब दुश्मनों की बात करते हैं यहां पर एक तरीके से इनके मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें इनके पैटर्न आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे। सेम पैटर्न रसिया और यूक्रेन के अंदर जो इश्यू चल रहा है अभी, रसिया जो है ये माना जा रहा है कि यूक्रेन पर जल्दी अटैक करने वाला है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अभी यहां पर बोला गया कि 16 फरवरी को कुछ होगा उसके तरीके से, यहां पर अभी चेताया गया बाइडेन के द्वारा भी, तो कंडीशन यहां पर ये चल रही है कि इशू देखने को मिल सकते हैं बहुत ज्यादा है यहां पर। वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जैसे कि आप बात करें यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया और जापान ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने बोला कि अपने अपने सिटीजन को इमीडिएटली वहां से निकल आओ यूक्रेन से, पर इंडिया ने नहीं बोला ऐसा। क्यों? क्योंकि पता है कल को अगर रसिया भी वहां पर पावर लेकर आ जाता है, ठीक है, तो इंडिया की उसके साथ भी अच्छी खासी दोस्ती है, तो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है रहने के लिए, तो इंडिया जो है उससे बिल्कुल साइड में हट गया। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि जब दुश्मनी की बात आती है तो इंडिया जो है यहां पर इन सब चीजों को एक बैलेंस बनाकर चलते हैं कि यार तुम्हारा सोचने का तरीका कुछ और है और हमारा सोचने का तरीका कुछ है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के तरीके जो है वो थोपने नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अजय शंकर साहब जो है उनके द्वारा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला गया, यहां पर जैसे जब रसिया के बारे में यहां पर बात की गई, ठीक है, तो यहां पर चाइना के बारे में बात की गई, तो उन्होंने बोला कि आपस में यूक्रेन और रसिया मिलकर काम निपटा सकते हैं, और चाइना के बारे में साफ साफ बोला कि चाइना जो है वो बॉर्डर पर चीजों को उल्लंघन कर रहे हैं। यहां पर बेसिकली जो उसने बोला था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो यथास्थिति उसको बनाकर रखनी है वो बनाकर नहीं रख रहा है। तो बोला यही जा रहा है कि आज की डेट में अगर बात करें हम लोग यहां पर ऐसा नहीं कि एक तरीके से किसी कंट्री के साथ में जाकर बैठ जाएंगे, किसी कंट्री के दबाव में आकर। इंडिपेंडेंट है भाई साहब, इंडिपेंडेंट रहेंगे, आज तक ना दबे हैं और ना ही दबेंगे। कोल्ड वार में तो हम लोग दबे नहीं, अब थोड़ी दबेंगे किससे, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्वाड जो है उसको एक तरीके से फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी, इन्हें कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के अगेंस्ट में जाकर बैठेंगे, तो एक न्यूट्रल एक स्टेप बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है जो इंडिया ने अपना बना के रखा है। ठीक है, अब कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका नाम क्वाड रखा गया, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग यहां पर देखने को मिला था। इनफॉर्मल मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसका क्राइटेरिया है, कोई इसके लिए सारी चीजें रख रखी है, यार दोस्त जाकर मिल लेते हैं। तो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया आपस में मिले इंडिया के साथ में आकर, तो फ्री ओपन रिसोर्सेज के बारे में बात की गई, प्रोस्परस जो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की गई कि मिलकर इसमें शांति बनाकर रखनी है। और जापान के जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, 2007 में उनके द्वारा प्रपोज किया गया। आगे चलकर हालांकि उस टाइम पर चाइना ने प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया पर, तो ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं बना, पर लेकिन फिर आगे चलकर फिर से चीजों को लेकर चला गया और एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाया गया, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर आए आगे फिर से। अभी यहां पर अगर बात करें नवंबर 2017 में मीटिंग हुई यहां पर चीजों को आगे लेकर चलने की, हालांकि चाइना जो है वो इरिटेट हो जाता है जब ये काम करते हैं मिलकर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी है क्वाड के बारे में, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो जो पॉजिटिव काम क्वाड कर रहा है वो तो कर ही रहा है, पर लेकिन कई सारे मुद्दों पर क्वाड के अंदर भी आप लोगों को, यानी कि एक तरीके से ऐसे है कि मिलकर बस उसी तरीके से जैसा चल रहा है सब चल रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे भी हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक क्वाड और आप लोगों को देखने को मिला था, जिसमें इंडिया के साथ में एक कुछ और कंट्री है, उनके नाम आप लोगों को बताने, जो रिसेंटली एक नया क्वाड अभी निकल कर आया था। ठीक है, वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए आप लोग बताइए, याद आ जाना चाहिए वैसे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा जाकर, ठीक है, और चीजों को रिकॉल करने की कोशिश किया करो यार, एग्जाम में काम आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में वो रिकॉलिंग पावर आप लोगों के पास में होनी चाहिए, चीजें अगर लंबे समय तक आप लोग रखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो रिकॉल जरूर किया करो चीजों को, अगर रिकॉल नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीजों को। ओके, देश के अंदर अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोलते हैं प्रिजन स्टैटिस्टिक, यानी कि जो यहाँ पर जेल में लोग बंद हैं उनके डेटा के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है हमारे देश में एनसीआरबी, जिसको नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो प्रस्तुत करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो ये बताता है कि हमारी कंट्री में जेल की हालत कैसी है, उसके अंदर जो कैदी बंद है उनकी सिचुएशन कैसी है, तो उसके बारे में पूरा एक डेटा तैयार करता है। और काफी जो यहाँ पर डिफरेंट तरीके की जो मुझे फीलिंग आई जब मैंने डेटा देखा यहाँ पर, तो ये वाला अगर आप लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट का डेटा देखोगे तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो इसमें बात की जा रही है कि कौन कौन लोग जो है यहाँ पर जेल में बंद हैं, किस किस तरीके के लोग आप लोगों को जेल में देखने को मिलेंगे, अगर टोटल डेटा आप लोग उठाकर यहाँ कर देखोगे, यानी टोटल मिलाकर 4,78,000
600 के करीब लोग जो है वो जेल में बंद है। और इनमें से यहाँ पर कौन कौन किस किस कैटेगरी के हैं, तो लगभग 41% जो लोग हैं, इनके 41% जो लोग हैं यहाँ पर वो ऐसे हैं जिनके द्वारा अपनी 10वीं भी कंप्लीट नहीं की गई है, यानी कि उनके द्वारा अपनी 10वीं भी कंप्लीट नहीं की गई है, अपनी जो एजुकेशन है वो काफी लो लेवल पर है। बल्कि अगर बात करें इलिटरेट, जो कभी पढ़ी नहीं है, वो 27% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूं तो लगभग अगर यहाँ पर बात करें कि 70% के करीब यहाँ पर वो लोग जेल के बंद हैं, अंदर बंद हैं, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पर वो आप लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये एक डेटा हो गया, इसके बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें और भी यहाँ पर काफी सारे लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें, कुछ डेटा यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ पर लगभग अगर बात करें क्लास 11 और इसी के साथ में अबोव के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 20% के करीब यहाँ पर ये है, यानी कि 20% यहाँ पर क्लास 11 और इसी के साथ में ये बिलो ग्रेजुएशन, यानी कि उन्हें कहते हैं कि 12वीं से लेके एक तक वो 10 से लेके और 12वीं के बीच का जो आप लोगों को इंसान देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ग्रेजुएट के बारे में जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ग्रेजुएट देखने को मिलेंगे लगभग 6% के करीब ऐसे लोग ग्रेजुएट हैं जो जिनके द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम किया गया और वो जेल में बंद है। ठीक है, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कर बीटेक वगैरह डिप्लोमा वगैरह कर जेल के अंदर बंद है। ऐसे लगभग 1.2% के करीब लोग देखने को मिलेंगे। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कि यहाँ पर एक तरीके से जिनके पास में पीजी की डिग्री है, ऐसे भी 1.7% लोग आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक डेटा है आप लोगों के सामने, अगर कल को लिखने के लिए अब आ जाए तो आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। अगर पूछे दुनिया में हमारी कंट्री कहां पर है इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो लीबिया है वो सबसे ज्यादा टॉप पर है यहाँ पर। जिसमें बात करें आज के डेट में जो यहाँ पर बात करें अंडर ट्रायल पॉपुलेशन पड़ी हुई है। अंडर ट्रायल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, वो वाली पॉपुलेशन जो कि अभी जेल में बंद है, उसके ऊपर ट्रायल भी नहीं चला है, उसको पुलिस उठाकर ले गई है, अभी जेल के अंदर बंद है। हमारी कंट्री में भी लगभग 69% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि अंडर ट्रायल है, पर सबसे ज्यादा लीबिया है आज के डेट में अगर आप लोग बात करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री है, और भी कई सारी कंट्री देखने को मिलेगी, पर ये कंट्री वो है जिनकी खस्ता हालत रहती है मैक्सिमम। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें तो आप लोगों को फिलीपींस भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज के नाम है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर अपनी कंट्री जो है वो भी एक काफी बुरी कंडीशन में है, जहां पर अंडर ट्रायल लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जो आज के डेट में जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, पर लेकिन उनके ऊपर केस नहीं चले हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये इश्यू यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये जो अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पूरा इसके लिए आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, बाकी मैं आप लोगों को कई सारी बातें और बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक कर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं। बात की जा रही है प्रिजनर एक तरीके से जो जेल में बंद रहते हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, यानी कि दुनिया भर के लोग जेल में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके चलते डिले रहता है ट्रायल में, जेल में तो चले गए, पर लेकिन यहाँ पर कब नंबर आएगा उनका, जज साहब कब उनका केस सुनेंगे, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसी के साथ में मेडिकल कंडीशन जो है बड़ी ही खतरनाक देखने को मिलेगी, जहां पे प्रॉपर उनको सर्विस प्रोवाइड कराई ही नहीं जाती है। तो ये इश्यू यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। इसी के चलते यहाँ पर अगर अभी बात की जाए, हम लोग अगर जेल जो है उनको डीकंजेस्ट करें, तो ये काफी एक अच्छा काम रहेगा कि हाँ जेल को डीकंजेस्ट किया जा रहा है। तो प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर राइट टू लाइफ, और इसी के साथ में हेल्थ ऑफ द प्रिजनर, ये दो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को पता है पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। तो इसके अंदर आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, और इंसान जो है वो अगर जान है तो जहान है, तो अगर जान ही नहीं रहेगी तो जहान क्या रहेगा, तो वो वाली बातें हैं। तो इसलिए जरूरी है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर ये बातें की जा रही है। हमारी कंट्री में कन्विक्टेड जो पाए जाते हैं वो काफी कम संख्या में पाए जाते हैं, जिनको रिलीज किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कन्विक्ट्स जो रिलीज किए जाते हैं, बाकी अंडर ट्रायल की अगर संख्या देखोगे तो ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। और ये 19 और 20 का डेटा आप लोगों के सामने है, जो रिलीज किए गए उनकी संख्या आप लोग देखिए, और जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं उनकी संख्या आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी बुरी सिचुएशन हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर डेथ ऑफ जो यहाँ पर एक तरीके से इम्प्रिजन जो है पीपल आज के डेट में, वो इंक्रीज हुई है 46% इन 2020। ठीक है, तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कई बार यहाँ पर लोगों की डेथ भी हो जाती है यहाँ पर जेल के अंदर, तो ये सिचुएशन खराब रहती है कई बार। अंडर ट्रायल में अगर बात करें कोई यहाँ पर कौन कौन टॉप पर बैठा हुआ है, तो सारे स्टेट जो है उनके यहाँ पर आप लोग एक ओवरव्यू यहाँ पर मिला हुआ है। बाकी इसके नोट्स में भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा आखिर क्या क्या कंडीशन है। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसके बारे में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी यहाँ पर कई बार कि एनसीआरबी जो है वो कई सारे डेटा प्रस्तुत करती है, जैसे क्राइम इन इंडिया है ना ये वाली रिपोर्ट, इसी के साथ में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, तो यानी किस किस के द्वारा सुसाइड की गई उसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। प्रिजनर स्टेटिक्स, यानी कि जो जेल में बंद रहते हैं उसका भी यहाँ पर स्टेटिक्स ये प्रोवाइड कराती है। तो 3 रिपोर्ट है यहाँ पर एनसीआरबी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको लोग जो होते हैं उसके लिए बेसिकली यानी कि एक डेटा मिलता है उनको स्टडी करने के लिए, कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इनको बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिक पर्पज ये रहता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर वे में चल सके, चीजों को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि जहां जहां पर भी ये चीजें गलत देखने को मिलेगी वहां पर कोशिश ये की जाएगी कि कैसे सिचुएशन को इंप्रूव करके चलना है। तो अगर सिचुएशन को हम लोग इंप्रूव कर पाते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। तो ये रिपोर्ट का बेसिक पर्पज यहाँ पर यही रहता है। ये जो है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, मीडिया जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो यहाँ पर इनका यूज काफी करते हैं। ठीक है, तो सेंटर स्टेट के लिए डेटाबेस मिल गया यहाँ पर, वो उसको सेंटर बोल सकता है स्टेट को क्या चल रहा है, थोड़ा देख लो इसको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज हम लोग काम कर पाएंगे यहाँ पर, और इसी के साथ में रिसर्चर जो डेवलपर रहते हैं वो अपना काम कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर क्राइम स्टेटिक्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में इनके द्वारा थोड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये मंथली बेसिस पर है, इसको रिपोर्ट के तरीके से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, इनके ये रिपोर्ट भी इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। बाकी जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अब इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। बात की जा रही है बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स, जो यहाँ पर प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो यहाँ पर रिपोर्ट है 2020, इसमें कई सारी बातें बोली गई है। अभी यहाँ पर कोविड-19 के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि डीकंजेस्ट कर दो, यानी कि बहुत सारे लोग जेल के अंदर बंद है उनको आप लोग निकाल दो, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ज्यादा लोग जो है वो जेल के अंदर आ गए इस टाइम पर। अभी फिलहाल 19 के साथ में कंपेयर करते हैं 2020 को दिसंबर को, तो बोला गया कि रिड्यूस काफी कम हुए हैं, यानी कि 120 जो यहाँ पर प्रतिशत से यहाँ पर 118% हुए हैं, यानी कि जेल में अगर 100 लोगों की जगह तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 120 लोग वहां पर आप लोगों को भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि और ही ज्यादा यहाँ पर 100% से भी ज्यादा कैपेसिटी उसकी फुल रहती है। और यहाँ पर विटनेस अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से नियरली 9 लाख या फिर मोर लोग जो है पेंडेमिक के टाइम पर भी अरेस्ट किए गए ज्यादा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीजें कम हुई है, इंक्रीज हो गया शेयर अंडर ट्रायल लोगों का, यानी कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनकी संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई है। ऐसा रिपोर्ट में बोला गया 2019 में 69% थे, अब 76% यहाँ पर हो गए। मैंने बोला ना यहाँ पर अभी 69% हम लोगों ने देखे थे अंडर ट्रायल लोग हमारे देश में, तो कोविड-19 के चलते अभी ये संख्या जो है वो 76% यहाँ पर हो गई है। तो इसका मतलब ये कि हमारी खस्ता हालत हो गई, हम लोग यमन, नाइजीरिया, इसी के साथ में कहां पहुंच गए हम लोग, अगर ऊपर जाओगे आप लोग यहाँ पर तो ये देखो। ठीक है, तो प्रगवे के नीचे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हमारी कंट्री में अंडर ट्रायल की संख्या में प्रगवे के नीचे हम लोग आ गए हैं। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी खराब हो गई हमारे देश के अंदर में। और अगर बात करें स्टेट वाइज यहाँ पर, तो 17 स्टेट ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है 23% अभी 2019 से लेकर 2021 तक, यानी कि और ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, अगर यहां से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के स्टेट में जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो खस्ता हालत अभी देखने को मिल रही है। 177% आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 174 और 169 अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं। ओनली केरला जो है वहां पर आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिलेगा, 110 से लेके 83 पर आ गया। पंजाब में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 103 से यहाँ पर 78 पर आ गया। हरियाणा में 106 से 95 पर आ गया। कर्नाटक में 101 से 98 पर आ गया। अरुणाचल प्रदेश में 106 से 76 पर आ गया और मिजोरम में 106 से 65 पर आ गया। यानी कि ये वो वाले राज्य हैं जहां पर लोगों की संख्या घटी है, कोविड-19 के चलते लोगों की संख्या घटी है, तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, यानी कि जेल में लोगों की संख्या कम हुई है, खासकर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सबसे बुरी कंडीशन क्या है, जेल में लोग तो दुनिया भर के हैं, पर लेकिन वहां पर कोई बीमार है, कोई यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी है, कोई यहाँ पर कुछ कर रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मेडिकल स्टाफ जो है वो आप लोगों को वहां पर प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा। रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर या फिर जो फार्मासिस्ट हैं ये आप लोगों को वहां पर, या लैब टेक्नीशियन है, ये प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो डिले रहता है कई बार, यहाँ पर एक तरीके से केस चल रहे हैं काफी लंबे समय तक, तो डिले पड़े रहते हैं चीजें। अभी गोवा के अंदर अगर बात करें वैकेंसी 84% है। गोवा तो पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है ना, 84% मेडिकल स्टाफ की कमी है वहां पर, तो समझ सकते हैं कि वहां पर कोई देखने वाला है नहीं। कर्नाटक में 67%, लद्दाख में 66, झारखंड में 59, यहाँ पर उत्तराखंड में 57 और हरियाणा में 50 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी है उत्तराखंड में 90% के करीब आप लोगों को नजर आ जाएगी, जिसके चलते झारखंड में 77%। यहाँ पर जो शॉर्टेज है मेडिकल स्टाफ की पूरे देश में अगर आप लोग देखोगे तो एवरेज निकालोगे तो 34% यहाँ पर आप लोग को आज के डेट में नजर आ जाएगी।
और कई सारे ऐसे भी हैं यहाँ पर, जैसे कि मिजोरम, इसने हद ही पार कर दी। मिजोरम में नो मेडिकल ऑफिसर, मिजोरम में तो कोई मेडिकल ऑफिसर है ही नहीं है। ओनली अरुणाचल और मेघालय ऐसे हैं जहां पर बेंचमार्क जो है वो पूरा किया गया, एटलीस्ट 1 मेडिकल ऑफिसर है फॉर एवरी 300 प्रिजनर। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर जेल में कोई जाता है तो इनह्यूमन कंडीशन देखने को मिलती है, काफी ज्यादा खस्ता हालत रहती है। आप लोग ये बोलोगे और जेल में कि वहां पर उनको बाराती बनाकर रखा जाए, पर लेकिन सोचो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा फंस गया है जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर उसको पकड़ा गया और वो एक तरीके से गलत अपराध में वहां पर फंस गया है, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बाद में उसके खिलाफ वहां पर केस चला तो वो बरी कर दिया गया। तो जब ऐसी कंडीशन में कोई जाता है जिसके ऊपर कोई अपराध नहीं रहता है, जब तक उसको वहां पर अपराधी करार नहीं दे दिया गया, जब तक कोर्ट के द्वारा फाइनल डेस्टिनेशन का फैसला नहीं आ गया, तब तक तो वो इंसान बेगुनाह है। जब यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन आ गया तब जाकर आप लोग बोल सकते हो इसने कुछ गलत किया। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एड्रेस करना है स्ट्रक्चरल जो भी डिफिशिएंसीज है, यानी कई बार यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके ऊपर कोई केस भी नहीं रहता है। कई बार एक तरीके से नहीं कुछ नहीं मिल रहा तो चलो इनको उठा लेते हैं, तो इनोसेंट लोग जो है यहाँ पर कई बार पकड़े जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है इसके बारे में कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कई सारी मूवीज भी इसके ऊपर बन चुकी हैं। जय भीम मूवी आप लोगों ने देखी होगी रिसेंटली अभी, उसमें यही सारा कहानी दिखाई गई है कि किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और कई बार बड़े बड़े लोगों का केस जो है छोटे छोटे लोगों के ऊपर थोप देते हैं ताकि यहाँ पर बड़े लोगों को बचाया जा सके। ऐसी घटिया भी एक तरीके से टेंडेंसी देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर करेक्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर उसके अंदर अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और करेक्शनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। किसी को अगर पकड़कर ले गए हैं जेल के अंदर में तो वहां पर उसको कम से कम यहाँ पर ऐसा रहे कि वो इंसान सुधर के वहां से बाहर निकले, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी जान ले लेनी है वहां पर। आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी के द्वारा भी ये बातें भी बोली गई हैं कि अंग्रेज जो है वो गलत नहीं थे, अंग्रेज जो है उनका माइंडसेट थोड़ा गलत हो गया था। और जैसे जैसे इंसान का माइंडसेट जहां पर थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, तो उंगली माल डाकू जो था वो वाल्मीकि बन गया, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि इंसान जो है वो चेंज होते हैं। आप लोगों ने खुद में अपने अंदर चेंज देखा होगा जब से आप लोगों ने बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर एसएलवी फैमिली के साथ में आप लोग कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो चेंज आप लोग के सोचने के तरीके में आई होगा, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं यस या फिर नो, मैं सही बोल रहा हूं या फिर गलत बोल रहा हूं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोगों ने जब से यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट किया फिर एसएलवी के साथ में आप लोग कनेक्ट हुए तो कुछ नया आप लोग की लाइफ में कुछ चेंज आया है या फिर ऐसे ही चल रही जैसे पहले चल रही थी। तो बताइएगा जरूर आप लोग कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। अगर बात करें अनरियलिस्टिक लो बजट देखने को मिलता है खासकर जेलों के लिए, जो कि खस्ता हालत रहती है। किरण बेदी जी जब यहाँ पर जेलर बनी थी उन्होंने काफी सारी चीजें चेंज की थी। हाई वर्कलोड देखने को मिलेगा जो वहां पर स्टाफ रहता है। इसी के साथ में कोई फिक्र नहीं है क्या चल रहा है, कोई सेफगार्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें सारी देखने को मिलेगी। नॉर्मली जो मूवीज में भी आप लोग दिखाते हैं तो वो कई बार रियलिटी दिखाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें इसमें रिफॉर्म के बारे में एक कमेटी बनाएगी जो कि याद रखेगा, इसका नाम है अमिताभ रॉय कमेटी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स से बन जाएगा कि इस कमेटी का नाम आप लोग बताइए किससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, तो जेल में रिफॉर्म के बारे में बात करती है कि ओवर क्राउडिंग जो जेल हो रही है, यानी कि वहां पर लोगों को भरा जा रहा है, उसको खाली करो। स्पीडी ट्रायल यहाँ पर होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर बोला जा रहा है एटलीस्ट एक लॉयर होना चाहिए गवर्नमेंट का 30 जो यहाँ पर एक तरीके से नहीं जो कैदी है उनके ऊपर, पर ऐसा होता नहीं है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए ताकि फटाफट केसों को निपटाया जा सके। और एडजमेंट नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, विटनेस गवाह भी प्रेजेंट है तो सुनो उसको और केस को फटाफट रफू चक्कर करो, ऐसे नहीं कि डेट ले ली अगली, ऐसा चलता रहता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ द प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि एक्यूज जो कि एडमिट किया गया गिल्टी, ठीक है, तो लेसर सेंटेंस की कोशिश की जाए, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस देना है, ठीक है, उसको सुधरने का भी मौका दिया जाए जिसके द्वारा कुछ हरकतें की गई है। तो ये कई सारी रिकमेंडेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, उसको भी यूज किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ा सा जल्दी करने लगते हैं केस को, उससे ज्यादा आसानी रहती है, तो भी एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर इंक्लूड करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अब मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक अच्छा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। बात की जा रही है द ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी इन प्रिजन इज वायलेशन ऑफ राइट, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं वायलेशन ऑफ द राइट टू द लाइफ, उसी के साथ में राइट टू द हेल्थ ऑफ प्रिजनर इंटीमेट्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर जेल में बंद कैदी है उनकी राइट टू लाइफ का और राइट टू हेल्थ का उनका हनन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग इसका आंसर अच्छे से दोगे। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, आप लोग भी जाकर बेसिकली टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पर जो ग्रुप है जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे आंसर लिखने की कोशिश जरूर करिए, तभी लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। बाकी थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि कैसा लगा ये आर्टिकल, या कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। आज की डेट में छोटे से छोटी चीज मोबाइल से लेकर एरोप्लेन तक का हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो काफी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ का कि जिसके बिना हमारी काम चल ही नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिजाइन में इनको क्रिएट किया गया। आज की डेट में ऐसा हो चुका है एक छोटी सी चिप के अंदर ही पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है। पहले इनका साइज बड़ा हुआ करता था। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टाइम ऐसा था कि जो पूरा जो कंप्यूटर है वो एक रूम में आया करता था, एक रूम जितना कंप्यूटर था। और आज की डेट में क्या है, एक मोबाइल आप लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हो तो वो आप लोग का पूरा कंप्यूटर बन जाता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग अपने ही देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें तो हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो चिप हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं ये सारी ऑल ओवर वर्ल्ड से खरीद कर लेकर आते हैं। हमारे देश में काफी कम यहाँ पर बनाई जाती है। बनाई क्या जाती है, बिल्कुल ना के बराबर चीजें। थोड़ी बहुत जो बनाई जाती है वो बेसिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाते हैं। तो उसके अलावा बाकी बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आज की डेट में भी जो पावरफुल कंट्री है इस एरिया में वो है यूएसए, जो कि 47% यानी कि 47% यहाँ पर इसका टोटल इसके पास में पावर देखने को मिलेगी। अगर दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो एक टाइम पर जापान हुआ करता था, ठीक है। तो जापान अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे आगे जो बढ़ता हुआ आ रहा है वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया लगभग आप लोगों को 20% यहाँ पर देखने को मिलेगा। जापान लगभग 10% देखने को मिलेगा। चाइना यहाँ पर 5% लगभग, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर 10% और ताइवान यहाँ पर 7%। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है फिलहाल अभी यहाँ पर, वो है ताइवान। ताइवान हमारे साथ में मिलकर काम करने वाला है इस फील्ड में, जिससे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये फोल्डर आप लोगों को काम आने वाला है वहां पर बेसिकली एग्जाम में। तो ये सारा माल मसाला आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा और पर्टिकुलर मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूं, सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ में आप लोगों को कुछ चीजें और समझनी चाहिए, जैसे कि इंसुलेटर, ठीक है। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है कंडक्टर। तो ये कई बार आप लोगों से जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में। जो इंसुलेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई गर्म चीज पकड़नी है, देखा नहीं होगा घर में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो तवा जो रहता है उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल रहता है वो लकड़ी का रहता है, तो वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से मतलब इसका ये हो गया कि आप लोगों के हाथ में वो चीज गर्म न लगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मियां घरों में देखा होगा ना, जब कोई पतीली वगैरह कोई मतलब कुछ भी इस तरीके से कोई कढ़ाई वगैरह उठाती है तो हाथों में कपड़ा पकड़ लेती है और जब उससे हैंडल को पकड़ के उठाती है तो वो क्या रहता है, वो इसीलिए रहता है ताकि हाथ न जले। तो कपड़ा इंसुलेटर का काम करता है वहां पर। तो इंसुलेटर क्या करता है, हीट को रोकने का काम करता है ताकि हमारी बॉडी को टच न कर सके। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोकना है तो आप लोग इंसुलेटर यूज करते हैं। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब इनके बीच का हो जाएगा। तीसरा हो गया कंडक्टर। कंडक्टर क्या रहता है, बहुत शानदार तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जो हीट है या फिर जो बिजली है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये सारा काम करता है कंडक्टर। पर लेकिन सेमीकंडक्टर इसके बीच का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप लोगों को इस वाले स्लाइड पे चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब यहां पर एक तो हो गया यहां पर कंडक्टिंग बैंड, ठीक है, और एक हो गया यहां पर ये बेसिकली वैलेंस बैंड। जब यहां पर इनके बीच में जो ज्यादा गैप हो गया तो इसका मतलब ये इंसुलेटर हो गया, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कनेक्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों को इंसुलेटर यहां पर देखने को मिलेगा। जब थोड़े से पास में आ गए और कुछ कनेक्शन यहां पर बनाया जा सकता है, यहां पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी की जा सकती है, ये गैप थोड़ा कम हो गया बिल्कुल एक तरीके से, और इनके बीच में थोड़ा एनर्जी फ्लो हो सकता है। तो ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में यहां पर आ जाता है, ठीक है। तीसरा जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कंडक्टर वाली बात होगी। तो जो भी हम लोग घरों में तार यूज करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली कंडक्टर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज की जाती है, जो मोटर बनते हैं वो सारी चीजें। कोई भी बिजली का तार है अगर आज के डेट में उसमें हाथ लगाएंगे तो वो आप लोगों को पटक पटक के मारेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर आती है। तो इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बिजली के तार को छूने से पहले वैसा चप्पल पहन लेना, ठीक है, वरना चप्पलें पड़ेंगी फिर अगर किसी ने करंट लगा दिया तो ये बातें हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये क्या क्या है, पूरा उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और निकिल, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर में आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर सेमीकंडक्टर तो कार्बन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आप लोगों के बेसिकली सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर काफी लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं। रीजन क्या है आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों ने ये वाला सर्किट कभी देखा है, घरों में जब पुरानी रेडियो आया करती थी, जब उसमें सेल भी हम लोग डाला करते थे तो पीछे से उसका बक्सा खुलता था पूरा, ठीक है। मान लीजिए ये रेडियो होती थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा
इस पे यहाँ पे बेसिकली ऊपर जो होती थी एक वो होता था, वो एक ऐसी लाइन रहती थी, वो चला करती थी आगे पीछे जब हम लोग चैनल चेंज करते थे, और यहाँ पे बटन हुआ करता था चैनल चेंज करने का, और एक छोटा सा बटन यहाँ पर हुआ करता था। याद आ रही है ये रेडियो बेसिकली मैंने बहुत यूज किया यार, ये जब पढ़ा करता था ना मैं बेसिकली जब खासकर जो मैथ्स वाला जो पोर्शन किया करता था तो शौक चला लिया करता था। तो मुझे इसलिए कई बार ना कुछ गड़बड़ हो गई तो खोल के देख लिया उसको अंदर से, तो उसके अंदर ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, तो वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। तो हमारे देश में हम लोग इनको बनाते नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य आप लोग बोल सकते हैं। मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पर खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा मजबूर नजर आते हैं। तो इसी के ऊपर काम करने की जरूरत हम लोग को बहुत ज्यादा है, और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बताया हर जगह इसको यूज करते हैं, और इसी के साथ में जो पीसी है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी 70% तक चाइना से खरीद कर जाती है, सेल फोन के अंदर 51% और टीवी मॉनिटर के अंदर 36% चाइना का दबदबा है। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया? वो न्यूज में इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर आ गया कोरोना वायरस आने की वजह से चाइना की सारी जो फैसिलिटी थी वो बंद हो गई वहां पर। तो जैसे ही चाइना के वहां पर चीजें सामान जो है वो आना बंद हो गया, अब ये लगने लगा यार काम कैसे चले गए, तो ये तो सारी चीजें बंद हो गई, तो हम लोगों को लगा यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो यहां पर याद रखिएगा कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कंडक्टर होता है वो एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस रखता है, यानी कि जब यहां पर बिजली एक एरिया से दूसरे एरिया में जानी है तो वो आसानी से चली जाएगी, कंडक्टर का काम ही यही होता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही लो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में, ना के बराबर में। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा और रेजिस्टेंस हो जाता है, पर लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर में तो इतना रेजिस्टेंस होता है कि वो हीट को फ्लो होने ही नहीं देता है बिल्कुल भी। तो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि रुकावट बेसिकली बढ़ती चली जाती है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा है, सेमीकंडक्टर में उससे कम है, और कंडक्टर में उससे कम है, यानी कि ना के बराबर है। तो ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि किसमें रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट ज्यादा है और किसमें कम है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को कई सारी बातें बताते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में रहेगा, तो आप लोग उनको अंडरस्टैंड ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा, जो कई सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर बात करें तो नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे देश में लाई गई थी 2019 में। उस टाइम पर बोला गया था यार इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट वगैरह है ना अपने देश में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें चिपसेट के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि डिजाइन करना है अपने ही देश में और मैन्युफैक्चर करना है, ताकि भाई साहब बाहर से खरीद के न लानी पड़े, और अपने ही देश में हम लोग इनको बनाएंगे तो हमारे जैसे इंजीनियर फिर वहां पर जाएंगे उनको बनाने के लिए, तो बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियरों को यहाँ पर जॉब भी मिलती हुई नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पर अपने ही देश में अपने ही पैसे को अपने ही लोगों पर यूज करके अपना ही फायदा पहुंचाकर अपने ही घर में सारे सामान हम लोग बना पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात करें 100% जो हम आज के में जो चिप मेमोरी डिस्प्ले वगैरह ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और इसमें हमारा खर्चा जो 2020 में था वो लगभग 15 बिलियन आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें से 37 बिलियन सोच रहे हैं हम लोगों ने ओनली चाइना से खरीदा, यानी कि अपने देश में से 15 बिलियन का अगर 37% आप लोग बोले हम लोगों ने ओनली चाइना को एक तरीके से पैसा दे दिया कि भाई साहब लो तुम अपने वहां बनाओ, अपने लोगों को जॉब दो, अपना मटेरियल यूज करो, हमारे यहाँ बना बनाया लाकर बेच दो और हमारे साथ पैसा लेके चले जाओ, यानी कि वही काम जो अंग्रेज क्या करते थे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारे पैसा जो है वो देश के बाहर जाता है, दिक्कतें देखने को मिलती है। मैं रियलिटी में बताऊं कई बार तो मुझे YouTube से भी दिक्कत होती है। रीजन क्या है, अब YouTube के अंदर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ठीक है, उस पे जो भी पैसा आता है उसका लगभग 50% YouTube अपने पास रखता है, यानी कि बाहर देश में चला जाता है, और 50% यहाँ पर बेसिकली जो इसके ऊपर काम करते हैं उनको देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर सोचो हमारे ही देश का YouTube प्लेटफॉर्म होता तो 50% चलो हमको मिल रहा है, वो एक सही बात है, पर लेकिन 50% हमारी गवर्नमेंट के पास में जाता या फिर हमारे देश में किसी कंपनी के पास में जाता, तो हमारे ही देश में हम लोग उसको यूज कर पाते, हमारे ही देश की इकोनॉमी के अंदर लगता, तो कितना ज्यादा फायदा उससे देखने को मिलता। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारी जो बाहर की कंपनी है ना, अमेजन हम लोग यूज करते हैं, ये सारी गूगल हो गई या फेसबुक हो गया, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारी बाहर की कंपनी है। तो इसलिए मैक्सिमम आज के डेट में भी कह सकते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में ही जी रहे हैं हम लोग, उनका नेचर बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो कहने के लिए आज भी कुछ ज्यादा अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, सारी चीजें बाहर की। और सबसे इरिटेटिंग बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है इनको चला भी हमारे ही देश के लोग रहे हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो, और हमारे ही देश का पैसा यहाँ से ड्रेन होकर बाहर जा रहा है। तो यानी कि हमारे ही देश के लोगों को हमको ही बेसिकली एक तरीके से यूज किया जा रहा है पैसे को हमारे ही देश में से बाहर निकालने के लिए। तो वो अंग्रेजों वाली कहानी मुझे इसीलिए याद आती है कि हमारे ही देश के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे ही देश के लोगों को मरवाने के लिए, हमारे ही देश में लोगों को हमारे ही देश के लोगों के साथ में लड़ाने के लिए। तो वही माहौल आज की डेट में भी है, बस नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, हमको चीजें फील नहीं हो रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
चलिए जो भी है, आप लोग समझदार हैं। बाकी बात करें यहाँ पर, एक है यहाँ पर सितार एक यूनिट है यहाँ पर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की, जो कि बेंगलुरु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है जो चंडीगढ़ के अंदर। ये बेसिकली हमारे देश में दो ऐसी यूनिट है जो कि इस काम को करती हैं, पर लेकिन वो किसके लिए करती हैं? वो ओनली स्ट्रेटेजिक पर्पज, स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के लिए, हमारी कंट्री में स्पेस के लिए, उसके लिए करती है, ना कि हमारे जैसे लोग कोई खरीद ले उसको जाकर उनके लिए प्रोवाइड नहीं कराती है। तो ये काफी लो लेवल पर चीजें हो गई, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पर हम लोग को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा अगर चीजें सुधारनी है तो, वरना क्या होगा फिर यही दिक्कतें देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों को देखने को मिला बहुत सारे लार्ज स्केल पर यहाँ पर शॉर्टेज बढ़ गई। एक तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया और चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए सब जगह से कहीं से लेकर नहीं आ पाए, तो हमारी कंट्री में सारी चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। मैं आप लोग को बताऊं, एक कोई छोटी सी चीजें अगर गाड़ी में आज के में जरूरत पड़ी, जैसे कि सर्विस सेंटर के ऊपर गाड़ी लेकर गया तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिली। उन्होंने बोला अभी नहीं मिलेगी गाड़ी, जो है आप लोगों को लगभग 25 दिन बाद में मिलेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? कह रहा है कि यार बाहर से कुछ सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आई। सर्विस सेंटर पर जाओ तो वो बोलेंगे अगर ये प्रोडक्ट खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गई है तो भाई साहब अभी टाइम लगेगा। तो ये इशू आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर पूरे देश में देखने को मिला। इंक्रीज हो गया कंजप्शन फिलहाल अभी काफी ज्यादा है। हर एक चीज, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान अभी आएगा आगे आने वाले टाइम में, हर एक उसमें चिप्स यूज होगी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके ऊपर और ज्यादा फोकस देकर चला जाए, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इंपैक्ट जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, बाहर से अगर सामान नहीं आ रहा है, हमारे देश में हम लोग बना नहीं रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दूसरा जब देगा तभी हमारा काम चलेगा, वरना चीजें रुकी पड़ी रहेंगी। तो इसके चलते हमारे देश में रिड्यूस हो गई सप्लाई। इसके चलते जो कंज्यूमर है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो ढंग से काम नहीं कर पाए, जो कि इनपुट होता है उनको मिल नहीं पाया, तो प्रोडक्ट भी ढंग से नहीं बन पाए, तो प्रोडक्शन भी घट गया। और इसी के साथ में जब डिले हो गई सप्लाई तो इसके चलते कई सारे फीचर भी रिड्यूस करने पड़े। ऐसा लग रहा था कि चलो यार इसके बिना ही कुछ काम चल जाएगा, क्या ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी तो यार ऐसी होती है, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और वही काम को करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस 76,000 करोड़ रुपए को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 50% यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में लगाएंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर भी बनाएंगे और जो डिस्प्ले आज के डेट में हम लोग सारे फोन में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखते हैं, उसके लिए भी हम लोग यहां पर काम करेंगे। स्कीम का एम जो है हमारी कंट्री को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि बाहर से हम लोग सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट न रहे, अपने ही देश में हम लोग हाईटेक क्लस्टर बना सके और इवन बाहर सप्लाई भी कर सके, उस लेवल पर हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो यही मुद्दा है। तो यहां पर जो सारी बातें सॉरी यार, यहां पर जो ये सारी बातें लिखी हुई है वही मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं एक एक कर बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकें अच्छे से और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। अब ये जो मिशन हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसका कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहले तो यहां पर सेमीकंडक्टर की जो आप लोग यहां पर एक अलग अलग लेवल पर हम लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर 50% जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जानी है यहाँ पर, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि जो भी यहाँ पर कोई यहाँ पर सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाना चाहता है, कोई प्लांट, पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो लैंड वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें और लॉजिस्टिक सपोर्ट, ताकि हमारे देश में काम चल सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट काफी बढ़ चढ़कर आगे आएगी। ठीक है, होने वाला कि एक तरीके से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको PLI बोलते हैं आप लोग, उसका मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इंसेंटिव यानी कि कुछ छूट दी जाएगी, ताकि आप लोग उसको आगे लेकर चल सको। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यहां पर बनाई जाएंगी अलग अलग एरिया पे, ताकि काम चल सके यहां पर। और स्टेट गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर काम करेगी। इसके चलते दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग कंपनी, जैसे डिजाइनिंग जो यहाँ पर लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा अगर कोई काम करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके चलते 50% के करीब यहाँ पर जो डिजाइनिंग लिंक इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 50% पैसा तुम लोगों को, 50% हम लगाते हैं और काम करते हैं। इसी के साथ में जो भी कोई अगर खर्चा हो रहा है या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट करना है, उसमें भी लगभग 4 से 6% का आप लोगों यहाँ पर जो आप लोगों को नेट सेल में जो 5 साल तक के, उसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 100 के करीब डोमेस्टिक कंपनी होगी जो यहाँ पर चिप बनाती हुई, ये सर्किट बनाती हुई, ये सारी चीजें बनाती हुई आप लोगों को नजर आएंगे, ताकि चाइना जैसी कंट्री के ऊपर हम लोग टिके न रहे, अपने लेवल पर काम कर सके। तो इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर मिशन है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं हमको तो खुद को सस्टेन करेगा ही करेगा, अच्छे लेवल पर हम लोग काम करेंगे, स्पेशलाइजेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी और ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये काफी अच्छा रहेगा। तो इफिशिएंट और स्मूथ इंप्लीमेंटेशन होगा स्कीम का, अपने ही देश के अंदर फिर चीजों की कमी नहीं पड़ेगी, सारी चीज हम लोग लेकर ढंग से चल पाएंगे। और माना यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम को अगर ढंग से लेकर चलते हैं
तो लगभग 85,000 वेल ट्रेड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी जो इसको इंप्लीमेंट करना है। तो 85,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है 50% जो यहां पर एक्सपेंस कर रही है डिजाइन में, इंसेंटिव में, इसीलिए कर रही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारे ही देश में हमको एक तरीके से जॉब भी दिलाएगा और अपने ही देश में चीजें बनाएंगे तो कहीं बाहर डिपेंडेंसी भी नहीं देखने को मिलेगी हम लोग को। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। एंटायर प्रोग्राम जो है 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब आप लोगों को नजर आएगी और 1 लाख के करीब बोला गया है इनडायरेक्ट जॉब नजर आएगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कितना फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आज के डेट में जब यहां पर ऐसा काम चल रहा है चाइना के साथ में हमारे रिलेशन आप लोग देख ही रहे हैं वो सारी चीजें, तो जरूरी है हम लोग इस एरिया में काम करें। पता चला कल को बोल दिया कि एक भी चिप तुमको नहीं देंगे, तो फिर पता चला हम लोग को वो चिप नहीं मिली और हम लोग जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग इन चिप से काम चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब, तो इससे आप लोगों को थोड़ा पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसी के साथ में जो अप्रूव प्रोग्राम किया गया है ये इनोवेशन का काम करेगा देश के अंदर में, वरना हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। भाई साहब रिसर्च और डेवलपमेंट तुम कर लो और हमको बना कर दे देना, तो वो हमारे देश की सोवरेनिटी को भी हट करता है। तो हम लोग अपने देश में ही डिजिटल सोवरेन बन पाएंगे, यानी कि संप्रभुता डिजिटल के फील्ड में अपने ही देश में हम लोग को देखने को मिलेगी। हाई स्किल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में देखने को मिलेगी। जो इंजीनियर है बाहर जाकर उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है, और अगर इस तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं तो अपने ही देश में काफी बड़ा इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में हम लोग ग्लोबल चेन सप्लाई का भी पार्ट बन पाएंगे। तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आप लोग को ये आर्टिकल ऐसे कवर करा दिया कि कल को जनरल साइंस के अंदर आप लोगों से कोई पूछने लगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। किस किस देश में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आप लोग बता पाएंगे। कैसे कैसे ये काम करता है, रेजिस्टेंस किस किस में ज्यादा होता है ये भी आप लोग बता पाएंगे। तो ऐसे होता है पढ़ाई, ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोग को इसलिए करवाता हूं इस तरीके से, ताकि आप लोग का करंट और स्टैटिक दोनों साथ में कवर हो जाए। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा लाइफ में, और हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हुए आप लोग नजर आओगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक पर्पस था। आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस न्यूज एनालिसिस में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो जहां जहां पर भी अभी इलेक्शन है यहाँ पर आज के डेट में, खासकर गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की कई सारी सीट्स के ऊपर, तो अच्छे से वोट डालिएगा यार। आप लोगों का अधिकार है वोट का, उसके ढंग से आप लोगों को यूटिलाइज करना है। कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से बाद में आप लोगों को बोलने को मिल जाता है ना कि हाँ यार ये इस तरीके से काम कर लिया होता। तो अपने लोकल एरिया में जो भी आप लोग लगता है कि इस इंसान के लिए वोट जानी चाहिए, तो लोकल एरिया के बेसिकली एमएलए को ध्यान रखिएगा, अपने विधायक साहब को कि वो काम करता है नहीं करता है। ऐसे नहीं कि बस आनंद फानंद में ऐसे वोट डाल दी, ठीक है। तो लोकल एरिया को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर श्रीलंका के द्वारा फिर से यहां पर 12 जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये एक तरीके से ऐसी न्यूज है जो आप लोगों ने पिछले 3 महीने में 3-4 बार या 5-6 बार तो देख ही ली होगी, ठीक है। कई बार तो मैं ही आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो यार ऐसी न्यूज को रेगुलर इसके ऊपर टाइम वेस्ट न कर आप लोग क्या करें, जैसे अपने नोट्स बना ले। मैंने आप लोग कई बार बताया कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या रहता है, पाक स्टेट रहे, यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया को दूर करता है एक दूसरे के साइड से, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक आइलैंड है जिसको कच्चा द्वीप आइलैंड आप लोग बोलते हैं। ये इंडिया का आइलैंड था, पर लेकिन हम लोगों ने श्रीलंका को इसको दे दिया था यहाँ पर इंदिरा गांधी जी के टाइम पर रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। पर लेकिन आज की डेट में बहुत सारे फिशरमैन यहाँ मछली पकड़ने जाते हैं, तो दोनों के बीच में झड़प देखने को मिलती है। रीजन क्या है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा ट्रोलर हम लोग यूज करते हैं। हमारे फिशरमैन थोड़े से अमीर हैं श्रीलंका के कंपेयर में, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा क्रॉस कर अगर यहाँ पर बाउंड्री जाते हैं तो तुरंत यहाँ पर हमारे फिशरमैन को पकड़ लिया जाता है। तो फिशरमैन जब मछली के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा ट्रोलर का इस्तेमाल करके दुनिया भर की मछलियां पकड़कर लेकर आते हैं। तो श्रीलंका में ट्रोलर के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इशू आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग क्या करना है, अब ये मान लीजिए हर महीने ये आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हर महीने आप लोग बैठकर इस पे 2-3 घंटे बर्बाद करेंगे। अगर आप लोग बेसिकली रेगुलर न्यूज़पेपर सुन रहे हैं तो एक बार बैठकर A4 साइज के शीट पर अपने नोट्स जो हैं वो तैयार कर लीजिए कि दोनों के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं, और उनको एक बार लिखकर फिर कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। फिर ये नहीं कि रेगुलर आप लोग इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर लो, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए यार। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं आप लोग के पास में कि एक ही आर्टिकल को रिपीटेडली आ रहा है तो रिपीटेडली आप लोग उसको बेसिकली टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक बार नोट्स बना लिए और फिर उसको साइड में रख दिया और फिर टाइम टू टाइम हल्का हल्का सा उसके ऊपर नजर डाल ली, ये काफी है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए चीजें आप लोग। बाकी आप लोग जो SLV पीडिया चैनल है वहां पर भी आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करानी स्टार्ट की जा रही है, तो वहां पर भी आप लोग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। एक बार नोट्स बना के रख लो और फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा, यानी कि अपना टॉपिक तैयार कर करके रखते रहो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली IPL के बारे में है। तो लगभग यहाँ पर टोटल 551 करोड़ रुपए की बोली लगाई जा चुकी है। बहुत सारे प्लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग बोला जा रहा है कि प्लेयर जो है 204 के करीब अभी बेच दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं, और ओवरसीज प्लेयर बाहर के जो प्लेयर हैं अलग अलग कंट्री के, तो 67 प्लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये IPL का अभी कौन से नंबर का संस्करण है, मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था, ये बताइए। सबसे ज्यादा रन अब तक किसके द्वारा बनाए गए हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट किसके द्वारा लिए गए हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बताइए। और सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम कौन सी IPL के अंदर में।
कल ही डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, लेक्चर रेगुलर देखना है, स्किप मत किया करो, ठीक है, उससे आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में आप लोग कई बार पढ़ा है, ठीक है। तो उसके चलते क्या करते हैं, अगर बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन दिया जाता है किसी एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम लोग उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। रीजन ये है कि उसका पैसा जो है वो गलत तरीके से कहीं ना कहीं कई बार इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा देते हैं। तो अभी उसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, कि जो हमारे द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, तो कई सारी एनजीओ है यहाँ पर, इसमें यूके की भी एनजीओ है जैसे कि ऑक्सफॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ऊपर कुछ इस तरीके से कि एक तरीके से इंडिया जो है वो नॉन कमिटल है ऑन फंडिंग द कर्व ऑफ यूके एनजीओ, तो उसको लेकर इशू क्रिएट हो गया है। तो ये तो देखिए डेली आप लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें आती रहेंगी, अच्छा ऐसा आ रहा है, आज इस एनजीओ पर लगा दिया, कल को इस एनजीओ पर लगा दिया, परसों इस एनजीओ पर लगा दिया, पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, FCRA के ऊपर पूरे नोट्स आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है FCRA बाय वीर, उसको जाकर एक बार देख लेना, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे, बहुत ही डिटेल में उम्दा तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कर रखा है। तो जिसको कंफ्यूजन हो उसको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसके नीचे, तो यहां पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा आपसे, कई सारे बच्चे बोल रहे थे इस चीज को, तो मुझे लगा कि यहां पर उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी बनानी चाहिए कि लगे कि हाँ जितना टाइम यूटिलाइज किया है उसको ढंग से यूटिलाइज किया है। और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक रहा करेंगे, जिसमें यहाँ पर रिपीटेडली टॉपिक रहा करेगा, उसको मैंने बोला था अलग से टॉपिक बना दिया करूंगा उसके ऊपर, ताकि रेगुलर जो टॉपिक आ रहा है उसमें डेली टाइम वेस्ट न होकर अपने लेक्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव बना दे हम लोग, ठीक है। तो जिसको देखना होगा, रिवीजन भी करना होगा बार बार, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे FCRA का लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाकर आप लोग क्या करना, 10 मिनट 15 मिनट निकालना, जिसको सारी चीजें आप लोगों की FCRA की एक जगह आप लोगों को लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करा करेंगे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव लेक्चर रहेगा आप लोगों का, और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तो ये चीजें करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्कूल के बारे में बात की जा रही है, तो ओपन किया जा रहा है, तो कौन वेट कर रहा था स्कूल की, खासकर बच्चे जो थे, बताइए जरा, इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा। स्कूल काफी लंबे समय बाद ओपन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को देखना चाहिए कि अच्छे से जो स्कूल्स हैं उनके बारे में नहीं, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा ध्यान रखकर, ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में बीमारी साथ लेकर जाओ, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान से रख के एंजॉय करना है। बाकी यहाँ पर अभी आप लोगों को पता है रामानुजाचार्य की काफी बड़ी स्टेचू लगभग 216 फीट के अभी अनवील की गई थी, यहाँ पर कहां पर, तेलंगाना के अंदर। अभी यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा गोल्ड की यहाँ पर रामानुजाचार्य जी की जो स्टेचू है वो यहाँ पर छोटी सी एक अनवील की जा रही है, ताकि पूजा के पॉइंट ऑफ से, तो उसके सामने यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर बात करें भक्ति काल के एक काफी महान पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने भक्ति जो है वो लोगों तक पहुंचाई, जिसके चलते लोग जो है आज के दिन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये जो जितने भी यहाँ पर मीराबाई और बहुत सारे उनके बाद में जो भी लीडर निकल कर आए यहाँ पर उस टाइम के, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा उसकी नींव रखी गई, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो काफी ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा याद कम से कम रख सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट के टाइम पर इनकी जो ये स्टेचू है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर ये पंचलोहा से मिलकर यहाँ पर बनाई गई है, और इसका नाम स्टेचू ऑफ इक्वलिटी दिया गया। क्यों? क्योंकि समाज में इनके द्वारा इक्वलिटी फैलाने की बात की गई थी। स्टेचू में यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया भी था, इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक को मिलाकर इसको बनाए गए हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोग एक बार बनाकर रख लीजिए और फिर लेक्चर को प्रोडक्टिव रखिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर पीएमएलए के बारे में बात की जा रही है। पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग बाय द गवर्नमेंट एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के टाइम पर। यही बात यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब के द्वारा बोली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को एग्जामाइन करना चाहिए जितना मिसयूज इसका हो रहा है, खासकर अपोजिशन के लीडर को सप्रेस करने में। तो इसके ऊपर यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा आकर इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है। यानी कि गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बर्ड जो यहाँ पर बर्ड्स है उनकी मॉनिटरिंग के बारे में बात की गई तो 203 नई बर्ड्स देखने को मिले। और यहाँ पर एक लेक है, कहां पर? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, कई बार ऐसी लेक जो न्यूज में होती है पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर इस लेक का नाम है बेसिकली हिंदनारू, ठीक है। हिंदनारू लेक है मैसूर के अंदर में। टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में आज के में कितनी रामसर साइट है आप लोग ये बता सकते हैं। और रिसेंटली अभी 2 रामसर साइट ऐड की गई है। ये ऐसी चीजें प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो टोटल कितनी रामसर साइट है? अभी 2 रिसेंटली रामसर साइट कौन सी ऐड की गई है? और यहाँ पर रामसर साइट कन्वेंशन जो है वो 1971 में साइन किया गया था, ठीक है। और अभी हम लोगों ने डे भी सेलिब्रेट किया था, आप लोगों को याद होगा किस में था डे? याद है? डे बताइए, चलिए उसकी थीम भी आप लोगों को बता सकते हो। पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, रिवीजन करते रहिए साइड टू साइड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बाकी देखिए जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है टेंशन मत लेना, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं आज उनके आंसर कल आप लोगों को बता दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर हांगकांग के अंदर जो इश्यूज हैं, अभी बोला जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वांग स्टाइल हॉस्पिटल बनाया जाएगा चीजों को टैकल करने के लिए। तो देखते हैं कितना टैकल कर पाते हैं।
बाकी श्रीलंका जो है उनके यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, फॉरेन जो उधारी है, डेप्ट जो है वो बढ़ता है जा रहा है, उसके चलते कैसे उसको टैकल करना है। इंडिया ने भी काफी ज्यादा हेल्प की, हालांकि जब सही होती है कंडीशन तब तो इंडिया की मतलब सुनता नहीं है, पर लेकिन जब बुरी कंडीशन होती है तो इंडिया की गोद में आकर बैठता है। चलिए जो भी है, और उधर अपने जो चिंकू मिंकू है वो लगे हुए हैं अपना नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन अपनी मिसाइल को परीक्षण करने में। तो ये अलग ही लेवल पर खेल रहा है बंदा कि लोग भूखे मर रहे हैं तो वो कह रहा है कि खाना खाना कम कर दो, ठीक है, पर लेकिन एंजॉय करने दो मुझे मेरे एंजॉयमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए भाई साहब। तो ये इंसान एक अलग ही लेवल का खिलाड़ी लगता है यार मुझे इसको कुछ मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, अपने ही लेवल पे खेलता रहता है और एक अलग ही लेवल की दुनिया बसा रखी है बंदे ने। आज का जो यहाँ पर ये आप लोगों के सामने सुडोकू है, इसको जाकर अटेम्प्ट कीजिएगा, 3 स्टार के हैं। अच्छा है कि आप लोग ढंग से इसको अटेम्प्ट करें। और इसी के साथ में यहाँ पर ये कल का सॉल्यूशन है जो कल आप लोगों से सुडोकू पहुंची थी। तो कोई भी डेली जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोग दे सकते हैं और रेगुलरली इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर रखें, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। और सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा रखी है। ये पर्टिकुलर ग्रुप है टेलीग्राम पर, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, रेगुलर सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाते हैं। तो ये आप लोग ग्रुप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 3 ग्रुप हैं, एक पे नोट्स मिल जाते हैं आप लोग एसएलवी पीडीएफ के नाम से, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स सारे देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और डेली एक आर्टिकल भी देता हूँ पढ़ने के लिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 आर्टिकल डेली आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप में डेली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, तो वीर तालियान के नाम से आंसर राइटिंग ग्रुप है, एटलीस्ट आप लोगों को ट्राई जरूर करना है। कल मैंने एथिक्स की केस स्टडी डाली थी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में एस्से दिया था आप लोगों को सैटरडे में लिखने के लिए, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है और डेली 2 क्वेश्चन देता हूं। तो स्टडी अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई को बनाकर चलिए, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से चल रही है, पता चला आधी चीजें क्लियर हो रही है आधी क्लियर नहीं हो रही है। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए थे। इसी तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों को करना है। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ कम से कम एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और इसी के साथ में जो संडे में वीडियो आई थी वो आप लोग जरूर देखिएगा, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो वहां पर कवर किए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, बात की जा रही है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसमें सबसे पहले हमारे देश में किसको यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो अभी भी पहले एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, देखता हूं किस चीज को याद है और फिर आंसर बताना, ठीक है। तो बात की जा रही है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसी के साथ में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर डी। याद रखिएगा जब पहली बार कोई भी चीज होती है दुनिया में तो हमेशा आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये यहाँ पर वेनायत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो ये इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे पहला इंडिया के अंदर यानी कि देश के अंदर भारत के अंदर सबसे पहला यहाँ पर एक तरीके से ये इंक्लूड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में 2012 में। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को ये रिजर्व देखने को मिलेगी जिनका नाम याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा हो गया यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क, तीसरा हो गया यहाँ पर नगरहोल नेशनल पार्क, चौथा हो गया यहाँ पर मुकुरथी नेशनल पार्क और इसी के साथ में साइलेंट वैली आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अदर पार्क है जो कि विद इन द रिजर्व है यहाँ पर ये अगर बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर काबिनी रिवर के बारे में। तो काबिनी रिवर जो है वो किसका पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो कावेरी, पिनार, इसी के साथ में प्रियार या फिर पंपा। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका ए कावेरी रिवर, ठीक है। तो ये वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पर इसका पार्ट है जिसके चलते मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से काबिनी रिवर के बारे में। तो काबिनी रिवर ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, ठीक है। तो ये बात याद रखते हैं आप लोग जो कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया था जब वेनाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। बात की थी डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशन को परिसीमन आयोग भी आप लोग बोलते हैं। किसी भी राज्य की या फिर किसी भी यहाँ पर बात करते हैं जब लोकसभा के अंदर या फिर जो स्टेट के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड की जाती है तो उसके चलते यहाँ पर एक आयोग बनाया जाता है। तो कौन कौन उसके अंदर होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेस्पेक्टिव स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो होते हैं। तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर आप लोग आंसर अगर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तभी आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। तो इसको पहले मेरे आंसर बताने से पहले एक बार अटेम्प्ट कर लिया करो ताकि लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओ। तो यहाँ पर बोला गया ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4, सी में बोला गया 1, 3 एंड 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर सी यानी कि 1, 3 एंड 4। यानी कि हाई कोर्ट के जज जो है आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और इसी के साथ में स्टेट में जहां पर डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है उसके वहां पर बेसिकली स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि अब तक कौन कौन से इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन अब तक बनाए जा चुके हैं।
तो 1952, 1963, 1973 और 2002 तो इसका एक्ट लाया गया पार्ट टाइम टू टाइम, जिसके चलते यहाँ पर इनको बनाया गया, ठीक है। और 1981 और 1991 में यहाँ पर बेसिकली जो सेंसस हुए थे, उसके बाद में हम लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किसके द्वारा किया था है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया था। और इसी के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में। और कंपोजिशन कौन है यहाँ पर? जो भी तीनों मेंबर मैंने बताए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया। तो थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चीजों को ध्यान से सुना करो, तभी आप लोग लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। ये कुछ वोकैबुलरी आप लोगों के सामने जो आप लोगों को कुछ नए शब्द सुनाकर जाएगी, एक एक कर यहाँ पर देखते हैं, जो कि नए 5 शब्द आप लोगों के ऐड होने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पर पेरिलिस के बारे में। ये होता है बेसिकली जोखिम, यानी कि फुल ऑफ डेंजर या फिर रिस्क से भरा हुआ। इनके ऊपर एक सेंटेंस जरूर आप लोग फॉर्म किया करो, अगर लंबे समय तक आप लोग इनको याद रखना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर ट्रैंक्विल, आप लोगों ने ट्रैंक्विलिटी के बारे में सुना होगा, शांत रहना, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, आप लोगों ने कई बार सुना, पढ़ने दो यार, थोड़ा शांत रहने दो, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो ट्रैंक्विल आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में एम्यूलरेट, इसका मतलब है एम्यूलरेट, इसका मतलब होता है एक तरीके से उन्नत, ठीक है। तो समथिंग बेटर, चीजों को थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना, ठीक है। यानी कि एक तरीके चीजों को थोड़ा सुधारना, जो खराब हो चुकी है, जो सेटिस्फाई नहीं हो जिन चीजों से, उनको थोड़ा सा इंप्रूव करना, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेन इन का मतलब होता है रोकना, लिमिट करना, कंट्रोल करना, किसी चीज को आगे न बढ़ने देना। और विंड डाउन का मतलब होता है तनाव मुक्त होना, यानी कि एक तरीके से ग्रेजुअली चीजों को, यानी कि तरीके से बहुत ही टेंशन चल रही है तो आराम आराम से शांत कर देना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए डेली आप लोगों को 5 वोकैबुलरी देता हूं, तो इनको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बना लिए। लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाओगे अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, और स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप लोग यहां पर इनको यूज करना स्टार्ट करोगे। तो इसलिए वो काम भी आप लोग जरूर करिए, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के बाद में एक बार आंख बंद करके रिकॉल जरूर करना कि कैसे आज का लेक्चर आप लोगों ने सुनने के बाद में कितनी चीजें आप लोगों को याद है। तभी आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे। और जब नेक्स्ट लेक्चर सुनने आओगे, यानी कि कल का लेक्चर जब आप लोग सुनोगे, तो उससे पहले यहाँ पर ये वाला लेक्चर आप लोग जरूर रिकॉल करिएगा, अगर रियलिटी में आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रखना चाहते हैं तो तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो ये थी कुछ बातें। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड करना और फीडबैक देकर जरूर जाना, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से मुझे भी पता चलेगा कैसे आप लोग लेक्चर सुन रहे हो। और देखिए जब भी टाइम मिले किसी की हेल्प करने का, तो हेल्प जरूर करिए। अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, पानी और पेड़ पौधों को सेव कर सकते हैं, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। और बाकी फीडबैक जो बताया उसको आप लोग जरूर काम कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। शाम को 8:30 बजे तैयार रहेगा, शाम को 8:30 बजे और सुबह को 6:30 बजे, दोनों के बीच में अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, ताकि चीजों को आप लोग ढंग से लेकर चल सके, तो कोई भी टेंशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो हमेशा अपनी स्टडी को सही डायरेक्शन में लेकर चलिए, पेपर पास में आ रहे हैं और ज्यादा इफेक्टिव आप लोग स्टडी को आप बना सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।